प्लीज़ आप मना कर दें शादी से, हमारा कोई जोड़ नहीं। अच्छा, ये बात अपने पिताश्री से कहें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहान के जवाब पर वो गुस्से से सुलग उठी। अगर वो मेरी बात सुन रहे होते तो मैं आपको फ़ोन करती। कॉमन सेंस रखिए। साफ सबको पता है हम दोनों के ख़ानदानों की इतने लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे में ये शादी क्या फ़ायदा? क्या ज़्यादा देर तक चल पाएगी? हरगिज नहीं। ना आप मुझे ज़्यादा वक्त अपने महल में रखेंगे और न मैं खुद रहूँगी। हमारे रिश्ते का अंजाम बहुत भयानक होगा मिस्टर बिहान चौधरी। तो क्या ये बेहतर नहीं कि पहले ही उसे ख़त्म कर दिया जाए? वो छटांग भर की छोटी सी लड़की उसे सिखा रही थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। सोचा तो कुछ उसने भी ऐसा ही था कि किसी तरह अपने बाप को मनाकर इस रिश्ते से जान छुड़ा लेगा, पर अब अपनी मंगेतर की बातें सुनते हुए उसका इरादा बदल गया था। मुझे लगता है कि भयानक अंजाम देख ही लेते हैं। वो कुर्सी की बैक से टेक लगाकर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया और धीरे से मुस्कुराया। एक पल को वो खामोश हो गई। आपको मेरी सीधी सादी बात समझ नहीं आ रही? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो गुस्से से तड़क कर बोली। आपके कैद खाने में नहीं आना मुझे। मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। मेहरबानी करके मेरी जान छोड़ दें। नित्या का बस नहीं चल रहा था कि फोन से निकलकर उस आदमी को दे दनादन कई दे मारे। देखो, हमारा रिश्ता 1 दिन 10 दिन या फिर 1 साल चले, आई डोंट केयर, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। मंगेतर हो मेरी, ऐसे थोड़ी न जाने दूंगा। बोसे और गुस्से से सुलगाने लगा था। बहुत ही बेकार और घटिया इंसान है आप, वो गुस्से से कहते हुए कॉल काट गई थी। बेहान चौधरी के स्टैंडर्ड तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं मिस्टर हार्दिक, और कम से कम आपकी बेटी तो इस स्टैंडर्ड पर बिल्कुल भी पूरी नहीं उतरती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी का प्रपोज एक्सेप्ट करूं तो पहले उसे मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार लायक बनाइए। बेहद नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो इतनी आसानी से मर्द के आगे बिछ जाती हैं। वो बोलता जा रहा था। बेहान चौधरी की जीवन संगनी वही लड़की बनेगी जो खुद को सादगी में छुपा कर रखे, खुद को किसी भी मर्द के सामने प्लेट में सजाकर पेश न करे। बेहान चौधरी हमेशा की तरह बहुत ही आराम से शब्दों के तीर बरसा रहा था जो वहां मौजूद न जाने कितने नरम दिलों को छलनी कर गया था, जिस बात का उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। जबकि दूर खड़े संध्या जी ने भीगी आंखों से अपने बेटे को देखा था। शायद जो नफरत वो उस बेचारी लड़की पर निकाल रहा था उसकी वजह कहीं न कहीं वो खुद भी थी। मगर बेहान चौधरी के शब्दों पर उनकी निगाह में किसी की छवि लहरा गई थी। शर्म और हया में लिपटी हुई एक पवित्र अनछुई लड़की। वो धीरे से बड़बड़ाती इस सीरियस सिचुएशन में भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। वो लड़की जो बाकी उसकी बीवी बनने के स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती थी, जो उसकी मंगेतर थी। मगर इस घमंडी मगरूर इंसान ने तो अब तक उस लड़की को दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके इंतजार में एक हसीन खूबसूरत लड़की खुद को सबकी गंदी नज़रों से बचाकर बैठी हुई है। उसने अपने ऊपर किसी गैर मर्द की गंदी निगाह भी नहीं पड़ने दी थी। अगर मुझे पता होता कि इस पार्टी में ये सब होने वाला है तो मैं यहाँ कभी ना आता, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। इस पार्टी में मौजूद सब लोगों पर एक तिरछी नज़र डालते हुए उसने अपनी लाल अंगारी सी आंखों को अपने काले गॉगल्स के पीछे चुपके से ढक लिया था और फिर अगले ही पल अपने भारी कदम उठाता हुआ वहां से निकलता चला गया। नैना हार्दिक को उसके भारी और मजबूत कदमों के नीचे अपना दिल कुचलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो तो जा चुका था। पलटकर भी कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला था। वो ये छोटी सी एक पार्टी थी जिसमें कुछ अपने रिलेटिव और दोस्त वगैरह इनवाइटेड थे। संध्या जी मिस्टर हार्दिक की तरफ से इनवाइटेड थीं। भले ही हार्दिक जी और विनोद जी के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन उन्होंने संध्या जी को हमेशा अपनी भाभी के रूप में ही देखा था। वो बिहान चौधरी को भी अच्छे से जानते थे और अपनी बेटी को भी उन्हें अच्छे से पता था कि बिहान कभी भी उनकी बेटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। और उन्हें इस बात का कोई दुख भी नहीं था, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का हक होता है। वो इतनी आसानी से किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से वो उसकी दोस्त के पद तक पहुंच पाई थी, जिसे आज बिहान चौधरी ने सज़ा सुनाते हुए नीचे उतार फेंका था। ऐसा एहसास होते ही नैना हार्दिक रोते हुए अंदर की तरफ भागी थी। जब किसी और का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिहान चौधरी की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की शामिल हो सकती है जिस पर उसका हक है, वो उसकी मंगेतर है। फिर ये नाकाम कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी। संध्या जी आगे बढ़कर आई थीं और वो सुनंदा जी को देखते हुए अफसोस से सिर हिलाते हुए बोलीं और नज़र फेर गईं।
मुझे तो अपने महल से निकाल चुके हैं आप लोग, मगर मेरी इस फूल सी बच्ची को अपने महल में दाखिल होने से रोक नहीं पाएंगे। ये वादा है मेरा आपसे। संध्या जी सुनंदा और वहाँ मौजूद खानदान वालों के करीब होती हुई उनके जख्मों पर और भी नमक छिड़कती वहाँ से चली गईं, जबकि सुनंदा जी गहरी सांस भरती हुई संध्या जी की पीठ को देखती रह गईं। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है संध्या, तुम्हारी वो फूलों सी बच्ची जिससे तुम अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हो चौधरी हाउस जरूर आएगी, लेकिन ये मेरा भी वादा है, तुम्हारी तरह उसे भी चौधरी हाउस से धक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी सुनंदा नहीं। वो दिल ही दिल में संध्या जी से कह रही थी। वो अपने दिमाग में एक नई योजना बनाने लगी थी। एक जंग जो पिछले 19 साल पहले जब बिहान 8 साल का था वो खेल की तरह जीत चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तारीख आज खुद को एक बार फिर से दोहरा रही हो, और सुनंदा जी को यकीन था कि जीत इस बार भी उन्हीं की होगी। बिहान चौधरी इस वक्त अपनी एक पर्सनल डील पूरी करके बिल्डिंग की सीढ़ियां उतर रहा था। उसके अंदर की अकड़ उसे किसी से सीधे मुंह बात नहीं करने देती थी। सर, आपकी अगली मीटिंग मिसेज राव के साथ कैंसिल कर दो। उसका असिस्टेंट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बिहान चौधरी ने उसे अपना ऑर्डर दे दिया। बट सर, उसके असिस्टेंट की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसके कदम एकदम से रुक गए। अपना ब्लैक चश्मा उतार कर उसने सिर्फ एक कड़ी नज़र अपने असिस्टेंट पर डाली। सॉरी सर। वो सिर झुकाकर पीछे हट गया। उसे अपने सामने बोलने की हिम्मत आज तक किसी में नजर नहीं आई थी, क्योंकि वो किसी को खड़ा रहने ही नहीं देता था। अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठते हुए उसका रुख सीधे चौधरी हाउस की तरफ था, जो एक बहुत बड़ा बंगला था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। डैड इज कॉलिंग। अपने पापा का नंबर देखकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और कॉल रिसीव करते हुए ब्लूटूथ कान से लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन माई सन, यू आर माई प्राइड। तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम विकास चौधरी के बेटे हो। वो अपने दिल की खुशी से उसकी तारीफ कर रहे थे। थैंक्स डैड। बिहान चौधरी की जिंदगी का ज़्यादातर दौर दुबई में ही गुजरा था। वो पिछले साल ही वापस हिंदुस्तान लौटा था जब उसके डैड को एक माइनर हार्ट अटैक आया था। वो घबराकर तुरंत दुबई से वापस आ गया था। वो पहला हार्ट अटैक था, पर उसकी वजह कौन थी बिहान चौधरी अच्छे से जानता था, और उस इंसान से सख्त नफरत भी करता था, क्योंकि उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने डैड से प्यार था, और कोई भी अगर उन्हें तकलीफ पहुंचाने का कारण बनता तो वो बिहान चौधरी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। बेटा, याद है ना, एक और भी मंजिल है जो तुमने पूरी करनी है। वो उसे क्या कहना चाह रहे थे ये बात बिहान चौधरी अच्छे से जानता था। उनकी बात पर वो अपने होंठ भींच कर रह गया। माथे पर बल पड़ गए, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी प्रिया आंटी की बेटी नित्या, जो उसके बचपन की मंगेतर थी, जिसे अब उसे विदा करवाकर अपने घर लाना था। जी जानता हूँ, मुझे डेट बता दे, मैं आ जाऊँगा। बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। वो अपनी शादी की बात ऐसे कर रहा था जैसे कोई आम सी बात हो। विकास चौधरी को लगा जैसे वो उनका बेटा नहीं बल्कि उनकी ही अपनी परछाई हो। 2 दिन की बात की तारीख तय की है। सैटरडे का दिन बनता है। विदाई के लिए जाना है। चौधरी हाउस को सजाना शुरू कर दिया गया है। ये बताते हुए वो धीरे से मुस्कुराए थे। बिहान ने अपना माथा मला। इतनी जल्दी डैड? वो बस इतना ही कह सका। पूरे 26 साल के हो गए हो और नित्या भी तो 20 साल की हो गई है। मेरा ख्याल है अब आप अपनी अमानत वापस ले ही आए। वो बड़ी खुशी और जोश भरे अंदाज में बात कर रहे थे। जो आपका हुक्म पापा। वो उनकी बात पर सिर हिलाते हुए बोला और कॉल कट कर गया। ये रिश्ता उसकी माँ की मर्जी से ही जोड़ा गया था। यही बात इस रिश्ते में कड़वाहट की वजह बन रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ से सख्त नफरत करता था। उस औरत ने न सिर्फ उसके पापा को छोड़ा, उनका घर छोड़ा, बल्कि अपने 3 साल के बेटे को भी छोड़ दिया था। कितना तड़पा था वो अपनी माँ के लिए। कितने कितने पल उसे उनकी याद आई थी, पर वो घर में कहीं भी नहीं होती थी। अगले ही पल बिहान चौधरी के काले ब्लैक गिलासेस फिर से उसकी आंखों पर चढ़ गए थे। वो नहीं चाहता था कि इस दुनिया का कोई भी इंसान उसके अंदर झांक कर उसके दिल के दर्द का पता लगा सके और उसकी कमजोरी को महसूस कर सके। ये विदाई भी वो सिर्फ अपने बाप की खातिर करवा रहा था, क्योंकि उन्हें नित्या बहुत प्यारी थी। भले ये रिश्ता उनकी बीबी के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता था, भले उनकी बीबी नित्या को अपनी बेटी के समान समझती थी, मगर उनसे दूर होने के बावजूद वो आज भी नित्या को ही अपनी बहू बनाने की जिद पर अड़े हुए थे, और उनकी इसी जिद की खातिर वो भी उस लड़की को विदा करवाकर चौधरी हाउस ला रहा था, जिसे उसने कभी बचपन में देखा था। उसका दिल बिल्कुल भी उस लड़की को देखने का नहीं था, क्योंकि वो उस औरत से जुड़ी हुई थी जिससे वो शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था,
और ये नफरत नित्या और बिहान को कहाँ लेकर जाने वाली थी, ये तो वक्त ही तय करने वाला था। बिल्कुल परियों का हुस्न है मेरी जान का। संध्या जी ने नित्या का माथा चूम लिया। प्लीज आंटी, मुझे मत भेजिए वहाँ। आपका बेटा बहुत जालिम है, बहुत पत्थर दिल है। वो एकदम रोनी सूरत बनाकर बोली। किसने कहा मेरा बेटा जालिम है? वो बनावटी हैरत से पूछने लगी। आप अच्छी तरह जानती थी। जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो ऐसा ही है। पूरे खानदान में उसका गुस्सा, रौब और दबदबा मशहूर था। उसने ये सब अपने बाप से चुराया था। लो, आप तो ऐसे कह रही जैसे आपको अपने बेटे का पता ही नहीं। मुझे उसे देखना भी नहीं और आप लोग हैं कि विदाई करके मुझे वहाँ भेज रहे हैं, उन दुश्मनों के घर जहाँ आपको उन्होंने रहने भी नहीं दिया। वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे? नित्या रोनी सी आवाज़ में बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा नित्या, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी सपोर्ट होंगे विकास चौधरी। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बचपन से तुम उनके आँख का तारा रही हो। वो तुम्हें कभी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। मोहब्बत तो वो आपसे भी करते थे ना आंटी, फिर आपको क्यों? हमारी बात अलग है नित्या, खुद को मेरे साथ कंपेयर मत करो। वो उसका भारी सजा हुआ दुपट्टा उसके सर पर ठीक करते हुए उसकी नज़र उतार रही थी। तैयार हो, पंडित जी आने वाले हैं नित्या। प्रिया जी ने अंदर आते हुए धीरे से पूछा और बेटी को एक गहरी भरपूर नज़र से देखते हुए तुरंत अपना रुख फेर लिया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें खुद ही उसकी नज़र लग जाने का डर होने लगा। अच्छा, चलो बेटा, पंडित जी आ गई हैं और शादी की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। नित्या ने एक नज़र अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक आए। अपनी माँ से ज़्यादा वो संध्या आंटी के करीब थी और उनसे ही अपने दिल की सारी बातें कह पाती थी। और वजह यही थी कि जब संध्या जी अपना घर छोड़कर बेसहारा हो गई थी, तब नित्या की माँ प्रिया जी ने ही उन्हें सहारा दिया था। मायके के नाम पर संध्या जी का सिर्फ एक भाई था, वो भी लंदन में बसा हुआ था। यहाँ पर तो उनका कोई भी नहीं था। अगर प्रिया जी ने सहारा न दिया होता तो वो कहाँ जाती? पिछले 18-19 साल से वो प्रिया जी के साथ ही रह रही थी। अपना 8 साल का बेटा वो छोड़कर आई थी। उनकी ममता उन्हें चैन नहीं लेने देती थी और अपनी ममता का सुकून उन्होंने नित्या को अपनी आगोश में समेट कर ढूंढना शुरू कर दिया। वो नित्या से बहुत प्यार करती थी, शायद उसकी सगी माँ प्रिया से भी कहीं ज़्यादा, और नित्या भी धीरे धीरे अपनी माँ से ज़्यादा संध्या जी से जुड़ती चली गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रिया जी से ज़्यादा संध्या जी ने ही नित्या की परवरिश की थी। माँ के आने से पहले भी वो अपने दिल की सारी बातें संध्या जी से ही कर रही थी, लेकिन माँ के आते ही खामोश हो गई। प्रिया जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर दुपट्टा सही किया। इतनी देर में संध्या जी कमरे से लगे दूसरे कमरे में जा चुकी थीं और प्रिया जी बस उन्हें दुख और अफसोस से देखती रह गईं। प्रिया जी ने नित्या को कंधों से थामा और उसे उठाकर खड़ा करते हुए अपने गले से लगा लिया। प्यार से उसके माथे को चूमा। आज तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है नित्या। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। वो उसे साथ लेकर बाहर चली आई, जहाँ पंडित जी दूल्हा और दुल्हन का मंडप में बैठे इंतजार कर रहे थे। नित्या को मंडप में ले जाकर बिठा दिया गया था, जहाँ बिहान चौधरी पहले से बैठा हुआ था। उसने एक नज़र घूंघट ओढ़े बैठी नित्या को देखा और होंठ भींच कर रह गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। नित्या के वजूद में हल्का सा कंपन था, गुस्से से या फिर डर की वजह से वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मैं वादा करती हूँ खुद से संध्या आंटी, आपका जो हक उन लोगों ने छीना है ना, वो मैं वापस लेकर रहूँगी। हर एक को उसके किए की सजा दूंगी। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा बांध कर बिना किसी से कुछ भी शेयर किए माँ के गले लग गई। बहुत बहुत बधाई हो मेरी जान, हमेशा खुश रहो, कहते हुए संध्या जी ने उसे गले लगाया। बिहान को देखते हुए उनके दिल से एक ठंडी आह निकल गई, तो वहीं अपने पति को भी देख रही थी। पहले से कितने कमज़ोर हो गए थे, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी उस बेवफा ने, आंखों के नीचे हल्के गहरे थे। न जाने क्या करेंगे वो मेरी बच्ची के साथ। काश उसके पापा ये रिश्ता ख़त्म ही कर देते। जब उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया तो वो मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे? प्रिया जी अपनी सखी के पास आते हुए सिसक उठी। वो जा चुकी थी विदा होकर और अब बस उसकी यादें रह गई थी इस घर में। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो प्रिया कि वो वहाँ खुश रहे हमेशा। संध्या जी ने भी गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहा, जिन लोगों ने तुम्हें नहीं बर्दाश्त किया, क्या वो मेरी बेटी को वो उस घर में बर्दाश्त करेंगे? यही एक बात प्रिया जी को बार बार सताए जा रही थी। उधर संध्या जी भी गहरी सोच में डूबी बैठी थी। चौधरी हाउस उस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा था। वो पूरे घूंघट के घेरे में छुपी हुई बैठी थी। उसके साथ एक औरत बैठी थी जो कोई और नहीं बल्कि बिहान चौधरी की बुआ सुनंदा जी थीं, जिनका इस पूरे चौधरी हाउस पर राज चलता था। आज तक वो अपने भाई के दिल पर भी राज करती आ रही थीं।
सुनंदा जी की शादी बस 3 साल ही चल पाई थी। उनका एक ही बेटा था विशाल, जिसकी चौधरी हाउस में उतनी ही इज्जत थी जितनी उसकी माँ की थी। लेकिन बिहान की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बिहान बेटा बात सुनो। वो जो अंदर जाने ही वाला था और वहाँ से हटने लगा, अपनी बुआ सुनंदा जी की आवाज़ पर फौरन ही रुक गया। बेटा कुछ रस्में हैं वो कर लो, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। उनका यही अंदाज तो उन्हें सबसे अलग करता था, जिससे वो सबको अपना बना लेती थीं। बुआ मेरे पास इन बेकार के कामों के लिए वक्त नहीं है। आज भी मेरी इतनी अहम मीटिंग थी जिसे कैंसिल करना पड़ा। मेरा एक एक पल कीमती है। आप प्लीज़ खुद ही जो करना है कर लीजिए, मुझे इन सब से दूर ही रखें। वो मोबाइल पर कॉल करता बुरी सी शक्ल बनाता वहाँ से निकलता चला गया। उसका खास असिस्टेंट फिर से उसके साथ खड़ा था। सुनंदा जी ने घूंघट ओढ़े खड़ी लड़की को बड़े ही तिरस्कार भरे अंदाज में देखा था। धन्नो धन्नो, उन्होंने नौकरानी को आवाज़ लगाई। दुल्हन को ऊपर कमरे में छोड़ कर आओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे पहुंचा देना। और हाँ, रानी से कह दो जितने भी मेहमान हैं उनके खाने का इंतजाम करे। और हम जा रहे हैं आराम करने, तो हमें डिस्टर्ब न किया जाए। एक अदा से अपनी साड़ी का पल्लू आगे की तरफ लहराकर वो वहाँ से पलट चुकी थीं। दीदी, विकास की पुकार पर उनके चट्टान जैसे चेहरे पर एक पल में ही मुस्कान सज गई। हाँ विकास, आओ आओ। वही मुस्कान सजाए वो अपने भाई को देखने लगी। क्या हद करता है ये लड़का भी, भला ऐसी भी क्या जल्दी थी। नित्या बेटा तुम उदास मत होना, आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं फ़ोन करता हूँ उसे। वो घूंघट में खुद को छुपाए बैठी थी। सुनंदा जी ने तुरंत नौकरानी को इशारा किया कि वो नित्या को लेकर यहाँ से उसके कमरे में छोड़ कर आए। फौरन हरकत में आती नौकरानी नित्या को संभालते हुए ऊपर की ओर बढ़ गई। फिक्र मत करो विकास, कोई ज़रूरी काम आ पड़ा है, मुझसे बात करके गया है, आ जाएगा कुछ देर में। वो विकास चौधरी को रिलैक्स करते हुए बोली। वो भी सिर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि फ़ोन अभी भी उनके कान से लगा हुआ था। सुनंदा जी ने जहर भरी नज़रों से उन्हें जाते हुए देखा। उनके चेहरे के भाव फौरन बिगड़ गए थे और फिर सिर झटकती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। नौकरानी नित्या को बिहान के कमरे में छोड़कर खुद निकल गई थी। काफ़ी देर तक वो कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर कमरे को देखती रही। घूंघट अब उसने उतार दिया था। कमरे में इधर उधर टहलकर वो अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगी। जिस इंसान को वो आज तक जानती नहीं थी, जिसका सिर्फ नाम सुना था, जिसका रौब दबदबा और गुस्से के बारे में सुना था, उस इंसान की दुल्हन बनकर अब वो उसके कमरे में आ गई थी। आने वाले वक्त को लेकर वो कुछ डरी हुई भी थी और कुछ गुस्से से भी भरी हुई थी। जब टहलते टहलते थक गई तो वो सजे सजाए बेड पर बैठ गई। काफ़ी देर तक वो बिहान चौधरी का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। उसे आना भी नहीं था और नित्या इतनी गई गुजरी भी नहीं थी कि और उसका इंतजार करती रहती। उसने अपना दुपट्टा खुद ही उतार कर रख दिया और अपने नाजुक मोमी पाँव बेड से उतार कर नीचे नरम कारपेट पर रखे। कमरे के बीच में खड़े होकर उसने एक लंबी गहरी सांस भरी। पूरे कमरे को गौर से देखने लगी। पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। यूं लगता था जैसे किसी बादशाह की सल्तनत हो और बादशाह सलामत की तस्वीर भी सामने बड़ी सी दीवार पर मौजूद थी, अपनी पूरी आन बान और शान के साथ। इतना खूबसूरत और दिलकश मर्द कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। नित्या की भी एक हार्ट बीट मिस हुई, लेकिन उसने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दुश्मन है। बहुत जल्द मुझे वापस चले जाना है यहाँ से, इसलिए दिल में इसके लिए कोई दूसरा भाव पैदा नहीं करना। वो खुद को डांटते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने सारे जेवर एक एक करके उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। मिरर में नजर आती अपनी खूबसूरत सी आभा को देखकर वो खुद को देखती रह गई थी। उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो अपना हुस्न देखते हुए हैरान थी। उसने हमेशा खुद को हर किसी की नज़र से बचा कर रखा था। आज तक किसी गैर मर्द ने उसके करीब होने की हिम्मत भी नहीं की थी। यहाँ तक कि उसका मंगेतर बिहान चौधरी भी कभी उसकी एक झलक तक नहीं देख पाया था। वो खुद को बड़े गौर से देख रही थी और अपने रूप को देखकर एकदम ही सिहर उठी। किसके लिए इतनी सजी सबरी थी, जो कि एक बेहद पत्थर दिल इंसान था, जिसे उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो उसके हुस्न से उसे क्या फ़र्क पड़ जाता। वो अपना भारी दुपट्टा चेयर पर रखकर अभी अपने जेवर उतार रही थी, उसके साथ उलझी हुई थी कि तभी बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर बिहान चौधरी अंदर दाखिल हुआ था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी दुल्हन के सौंदर्य से भरे रूप को देखा तो एक पल को रुक गया।
इतना भरपूर हुस्न और इतनी पवित्रता, जैसे उसके वजूद से कोई रोशनी की किरण फूट रही हो। चांदनी सा उजाला उसके वजूद से फैल रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखों को ठंडक मिल गई। बेहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और 2 दिन पहले फ़ोन पर हुई उसकी बातें याद आ गईं। बेहान उसकी बातों को याद करता हुआ एक एक भारी कदम उठाता उसके करीब आया। बेशक वो उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती परियों के हुस्न को भी मात दे रही थी कि उसके हुस्न को देखकर बेहान जैसा मजबूत मर्द भी एक पल के लिए उसकी हैरान कर देने वाली खूबसूरती में डूब गया था। नित्या, जिसका हाथ अपनी गर्दन पर था और जो अपना नेकलेस उतार रही थी, अचानक उसने अपने पीछे उभरती बेहान की परछाई को देखा तो एक पल के लिए रुक गई। दोनों आईने के सामने खड़े थे और जैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। जहां बेहान अपनी खूबसूरती को लेकर मगरूर था, वहीं नित्या बिल्कुल लापरवाह थी। वो इस वक्त तो बहुत झुंझलाई हुई थी। इस अचानक विदाई में उसकी बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। पर उसके साथ उसके पापा ने जैसे जुल्म ही किया था। वो यही सोचती जा रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कब दरवाज़ा खुला था और बेहान अंदर दाखिल हो गया था। नित्या ने फौरन होश में आते ही दुपट्टा उठाकर अपने सिर पर ले लिया और बेहान से नजरें चुरा लीं। कुछ देर पहले वो बिना दुपट्टे के अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसके यूं फौरन दुपट्टा ओढ़ने पर बेहान के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसकी बीवी थी और उसी से खुद को छुपा रही थी। इंटरेस्टिंग। वो दिल ही दिल में उसे दांत दिए बिना न रह सका। यू नो यू हैव गट्स। सामने वाले को कैसे मात देनी है, ये पहले शब्द थे जो बेहान ने उसके लिए बोले थे। नित्या ने अपनी पलकों की झालर उठाकर उसे खाली खाली नज़रों से देखा और फिर अगले ही पल अपना रुख फेर लिया। लेकिन इतने भी नहीं कि बेहान चौधरी को मात दे सको। उसने अपनी बात पूरी करते हुए आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में झांका। मुझे शौक भी नहीं आपको मात देने का। मैं कौन सा यहाँ परमानेंट आई हूँ, बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी, वो मुंह बनाते हुए बोली। और हाँ, तब तक सबके सामने कच्ची बीबी होने का नाटक करना पड़ेगा, है ना? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। नित्या की हार्ट बीट तेज हो गई। सेम टू यू, वो बिना डरे उसे जवाब दे रही थी। अच्छा, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ। वैसे तुम इस कमरे में मेरी मनपसंद बन सकती हो अगर तुम संध्या मेहरा के दिल के इतने करीब ना होती। लेकिन तुम जिस औरत के दिल पर राज करती हो, मुझे उस औरत से सख्त नफरत है, और तुमसे भी। बेहान चौधरी कभी भी ऐसे पत्थर जैसे शब्द कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था कि उनका सामने वाले के दिल पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त भी उसकी बात सीधे नित्या के दिल में जाकर लगी थी। अब वो समझी थी उस इंसान की तिरस्कार और नफरत की असली वजह। संध्या जी, जो उसकी अपनी माँ थी, मतलब उस इंसान ने कभी नित्या को उसकी अपनी पहचान, उसके माँ बाप की पहचान से समझा ही नहीं था। वो तो बस उसे संध्या जी के नाम से पहचानता था, संध्या जी के नाम से जोड़कर उसका नाम लेता था। वो हमेशा उसके लिए संध्या जी की चहेती रही थी। आप जानते हैं, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। आप भी मेरे महबूब पति बन सकते थे अगर आप संध्या मेहरा के बेटे ना होते। माँ की परछाई तो बेटे में भी रही जाती है ना। खुदगर्ज और पत्थर दिल, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने वाला इंसान। सीने पर बाजू बांधे वो उसे जवाब दे रही थी। वो भूल गई थी कि सामने खड़ा इंसान कौन है। वो नित्या का ये निडर अंदाज बेहान को इम्प्रेस कर रहा था। नित्या ने भी उसे साफ शब्दों में बता दिया था कि वो हिसाब बाकी रखने वालों में से नहीं थी। उसे लगा था कि उसकी बात बेहान को गुस्सा दिला देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बेहान बिल्कुल मिरर के साथ लगी नित्या के ऊपर झुक गया, इतना कि अगर नित्या जरा सा भी हिलती तो बेहान चौधरी से टकरा जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करते हैं, तो मोहब्बत का तो नामो निशान भी पैदा नहीं हो पाएगा हम दोनों के बीच। ग्रेट, कहते उसने धीरे से उसके सिर से दुपट्टा नीचे सरका दिया। नित्या ने अगले ही पल घबराकर उसकी ओर देखा कि जब अगले ही पल उसे बेहान की उंगलियों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। नित्या की रंगत हद तक लाल हो गई थी। उस इंसान की नज़दीकी उसके दिल पर गहरा असर डाल रही थी। ये बात उसके लिए खतरे का कारण थी, क्योंकि बेहान चौधरी जैसा तेज निगाह रखने वाला इंसान उसकी हालत बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। वो बोला कुछ नहीं था, लेकिन उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर फैली मुस्कान नित्या को बुरी तरह शर्मिंदा कर गई थी। उस इंसान के चेहरे पर ऐसा गुरूर था कि वो कभी भी उसकी मोहब्बत का बीमार नहीं बन सकता था, और ये लड़की तो उस जैसे जादूगर के सामने अभी से पिघल रही थी। बेहान ने उसकी दूधिया गर्दन पर पहना नेकलेस धीरे से निकाल दिया था
और फिर अगले ही पल उसने उसकी गर्दन में मौजूद लॉकेट की हुक भी खोल दी और साइड दराज से एक बेहद कीमती गोल्ड की चैन निकाली जिसमें कहीं कहीं डायमंड जड़े हुए थे और उसे उसकी गर्दन में पहना दिया। नित्या ने उसके तोहफे पर सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। इसे शायद मुंह दिखाई कहते हैं, बाहर सब तुमसे इसके बारे में जरूर पूछेंगे। बेहान ने उसे ये लॉकेट पहनाने की वजह बताई। उस इंसान की गर्म सांसें नित्या पर भारी पड़ रही थीं। वो अभी भी उसके बेहद करीब था और वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी हालत पर खुद ही हैरत हो रही थी और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। क्या वो पहले दिन ही उसे हार मान रही थी? मेरे पास ये आपकी अमानत रहेगी, मैं जाते हुए आपकी हर चीज आपको लौटा कर जाऊंगी। नित्या उसके दूर हटने पर अपनी उखड़ती सांसें संभालती अपनी खुददारी को बनाए रखते हुए बोली। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल पर गहरा सा डिम्पल पड़ गया जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उस वक्त तुम्हें जो करना हो कर लेना, लेकिन तुम जब तक मेरे साथ हो ये तुम्हारी गर्दन से जुदा नहीं होना चाहिए। बेहान ने आदेश देने वाले अंदाज में उसे वार्न किया, जिस पर नित्या गुस्से से बल खाकर रह गई। अपनी बात कहकर वो बाथरूम में बंद हो गया। नित्या ने भी गहरी सांस भरते हुए खुद को कंपोज किया। उसकी खुशबू उसे अभी भी अपने आसपास महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियों का स्पर्श उसे अभी भी अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे अपनी उंगलियों के पोरों से पहने हुए लॉकेट को छूते हुए वो आईने में खुद को देखती जा रही थी। उस लॉकेट ने उसकी गर्दन की शान बढ़ा दी थी। वो बेहद और खूबसूरत यूनिक सा लॉकेट था। उस संगदिल इंसान की दिए गए गिफ्ट में भी एक अजीब सा असर था, लेकिन उसे खुद को संभालना था। उसका दिल पता नहीं क्यों धीरे धीरे पिघलता जा रहा था और उस इंसान के सामने उसका भरम टूट रहा था। वो अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए कमरे के साथ लगे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। काफ़ी हद तक वो खुद पर काबू पा चुकी थी। ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। हे भगवान, किस मुर्दे के साथ मुझे फंसा दिया। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी शमशान घाट में लाकर उतार दिया गया हो। इतना अंधेरा भी भला कौन करता है। वो बड़बड़ाते हुए अंदाज में चलती हुई बेड के पास आई। अभी वो कुछ कहती कि कारपेट में उसका पांव उलझा और वो सीधा बेड पर जाकर गिर पड़ी। बेहान, जो सीधा लेटे हुए आंखें बंद की अपने दिलो दिमाग से उस लड़की को निकालने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुद पर गिरते नरम नाजुक मुलायम वजूद को महसूस करते हुए एकदम से हड़बड़ा गया। अचानक उसके हाथों ने नित्या की नाजुक कमर को छू लिया। पागल तो नहीं हो तुम? वो तुरंत माथे पर बल डालते हुए बोला। ये शब्द मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ। वो सिर उठाकर सामने वाले के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए बोली। अंधेरे में वो से दिख थोड़ी रहा था, इसलिए उसका अंदाज बिल्कुल लापरवाह था, क्योंकि उसे उसके चेहरे का गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा करके रखा है, बंदा पूछे भला क्या मुर्दों की दावत लगी है? उसके इस बेधड़क सवाल पर बेहान के माथे पर और भी बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी कमर पर रखे हाथों की पकड़ उसने और भी तेजी से सख्त कर दी और उसकी कमर को मुट्ठियों में दबोच लिया कि नित्या की एक सिसकी निकल गई। उसे अब अपनी पोजीशन का ख्याल आया था। वो उसके चौड़े सीने पर गिरी पड़ी थी और वो अपने एक हाथ से उसकी कमर को गुस्से में थामे हुए था। वो एकदम शर्मिंदा होकर पीछे हटने लगी कि बेहान ने उसे फौरन वापस से अपनी तरफ खींच लिया था और वो सीधी उसके सीने से दोबारा जा लगी। दोनों इस कदर एक दूसरे के करीब थे कि हवा का गुजरना भी मुश्किल था। ऊपर से दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। दोनों ही उस पल में जैसे कैद हो गए थे। वो उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब झुकाए हुए था। वो गहरी सांस भर रहा था। इससे पहले कि वो कोई शरारत करता, अचानक बेहान की नज़रों के सामने उसकी माँ संध्या जी का चेहरा आ गया। अगले ही पल बेहान ने उसे उठाकर बिठाते हुए दूसरी तरफ धकेल दिया। नित्या एकदम से सहम गई थी। अचानक ही ये सब हुआ था। अभी कुछ पल पहले वो अपने स्पर्श से उसे महका रहा था, अपनी नज़दीकी के हसीन पल उसे दे रहा था और अगले ही पल उसे इस तरह दूर फेंक दिया था। नित्या को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मुझसे दूर रहो तुम, वरना, वो उसे घूरते हुए बोला। वरना क्या? मुझे धमकी मत दीजिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पास आने का। बस अंधेरे में मेरा पाँव कारपेट में अटक गया था, इसीलिए गिर गई थी। वो भी बराबरी से जवाब देती हुई उठने लगी। जिस परवरिश में तुम रही हो ना, और जिस खानदान से तुम्हारा रिश्ता है, वो गिरे हुए ही लोग हैं। उसका इतना पत्थर जैसा जवाब सुनकर नित्या की आंखें गीली हो गईं। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। मेरी मासी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपकी बुआ को देखकर ये बात अच्छे से पता चल गई है कि आप कितने ऊंचे ख़ानदान से आते हैं।
खबरदार। वो एकदम से उसकी तरफ झुका और उसके गले पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन दबाव बिल्कुल भी नहीं डाला। एक पल को नित्या सहम गई। कंट्रोल करो अपनी जबान को, जब तक यहाँ हो वरना जीना हराम हो जाएगा तुम्हारा, और जाते हुए मुझसे औलाद का तोहफा लेकर जाओगी। नित्या तो सन रह गई थी। वो पीछे हट चुका था, जबकि नित्या की तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अपनी जगह से हिल भी पाती। गरम गरम आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं, एकदम खामोश उसी पोजीशन में लेटी रही। आंसू बहते हुए चले जा रहे थे, कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। बेहान ने उसकी हल्की भारी सांसों की आवाज़ सुनी तो जरा सा उसकी ओर पलटा। ये लड़की मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। ओह गॉड, मुझे हिम्मत देना। वो एक नज़र उसे देखकर अपनी आंखों पर बाजू रखकर लेट गया और कोशिश करने लगा कि सो जाए, जबकि एक नरम वजूद पहली बार इस तरह उसके करीब था, उसके बेड पर पूरे हक से मौजूद। फिर भी वो उससे आंखें फेरे लेटा था और ख़ुद के जज्बातों पर काबू करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जो काबू में नहीं आ रहे थे। वो एक जवान जज्बात रखने वाला हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि इस नाजुक नरम मुलायम वजूद को अपनी बाहों में भर लो, लेकिन जिद और गुस्सा इस कदर ज़्यादा था कि वो उसकी तरफ से बेपरवाह होकर लेट गया और ख़ुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी नित्या नींद में उसकी तरफ मुड़ी और उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। विहान के दिल के तार एकदम से झंझना उठे और पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसने जरा सा रुख फेर कर साइड लैंप ऑन किया और उसकी हल्की रोशनी में नित्या का चेहरा देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत और बहुत पवित्र लग रही थी, और इस बात को बिहान चौधरी ने दिल से माना था। वो धीरे से उसका हाथ खुद से दूर करता हुआ पलटने लगा कि उसने फिर से उस पर अपना एक हाथ रख दिया और अपनी एक टांग भी उसकी टांग पर रख गई थी। इस बार उसके हुस्न के जादू से बचना बिहान के लिए नामुमकिन लग रहा था। वो अभी उसे पीछे करता कि नित्या और भी करीब आ गई और उसके सीने पर सिर रखकर जैसे उसके अंदर ही सिमटती चली गई। उसे शायद ठंड लग रही थी। एसी की स्पीड तो ठीक थी, पर शायद मैडम बहुत नाजुक थी। बिहान ने सोते हुए ही उस पर कंबल उड़ाना चाहा, लेकिन वो जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, बल्कि और उसके करीब होती जा रही थी। उसका नरम मुलायम मोम सा वजूद उसे अपने साथ पिघलाता जा रहा था। बिहान ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ करवट लेकर उसे अपने मजबूत बाहों की पनाह में ले लिया। उसकी पकड़ धीरे धीरे इतनी सख्त हो गई थी कि एक पल को नित्या की सांस जैसे रुकने लगी। अगर वो नींद में उसके करीब आ सकती थी तो क्या वो नहीं आ सकता था? सांसें तंग होने से नित्या की आंखें अचानक खुल गईं। उसी पल बिहान जैसे सोता बन गया। कैसी मुसीबत थी, कोई उसके दिल से पूछता। अपने आप को उसके इतने करीब महसूस करते हुए उसने अगले ही पल अपनी सांस रोक ली। दोनों इस कदर करीब थे कि उनके बीच हवा भी मुश्किल से गुजर सकती थी। दोनों जैसे एक जिस्म एक जान बने हुए थे। धड़कते दिल के साथ नित्या ने खुद को उसके घेरे से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन वो अकड़ू इंसान जो नींद में भी मासूम हरकतें कर रहा था उसे और भी कसकर अपनी तरफ खींच लेता। उसने अपनी गर्दन में उसका चेहरा छुपा लिया था। उसकी गर्म सांसों से नित्या को लगा जैसे उसकी गर्दन पिघल जाएगी। फिर उसके दहकते होठों का हल्का सा कांपता स्पर्श। नित्या की तो जैसे जान ही निकल गई। क्या कोई इतना जानलेवा भी हो सकता है? वो उसके इस जादुई स्पर्श में पिघलती जा रही थी। उसके दिल में एक तेज ख्वाहिश जागी। वो उसका पति था, उसका जायज रिश्ता, और वो बचपन से ही उसकी दीवानी थी। मोहब्बत से अगर ऊपर कुछ था तो वो इश्क था, और वो उससे इश्क करती थी, पर कभी भी इस बात को मानती नहीं थी, ना ही इजहार करती थी। पर क्या सामने वाला इतना अनजान था जो आदमी उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता था? क्या वो नहीं समझ पाया होगा कि उसके जरा से करीब आने पर इस लड़की की क्या हालत हो जाती है? उस वक्त नित्या को लग रहा था कि वो पिघलकर ख़त्म हो जाएगी। उसने एक झटके से खुद को उस इंसान की पकड़ से आज़ाद करवाया और गहरी सांस भरते हुए पीछे हट गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी गर्दन और चेहरे पर हाथ फेरा, फिर खुद को काबू करने की कोशिश की और फौरन बिस्तर से उठ गई। साइड लैंप उस वक्त जल रहा था। वो उठकर पानी पीती हुई सोफे पर चली गई। एक बात तो तय थी, वो उस इंसान के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकती थी। सोफे पर लेटने से अब उसे और भी ठंड लगने लगी थी, पर वो ठंड बर्दाश्त कर सकती थी, उस इंसान की संगत नहीं। जबकि उसकी हालत को महसूस करते हुए बिहान हल्के से मुस्कुराया था। अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। सुबह नित्या की आँख खुली तो वो बिस्तर में थी, नरम मुलायम बिस्तर और ऊपर कंबल। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो बिस्तर छोड़े, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ।
उसे अच्छे से याद था कि वो रात को सोफे पर सोई थी, फिर बिस्तर पर कैसे आ गई। वो झट से उठकर बैठ गई। उसी पल बिहान चौधरी शावर लेकर बाहर निकला। वो लूज ट्राउजर में था, ऊपर से शर्ट भी नहीं पहनी थी और गले में टॉवल पड़ी हुई थी। जैसे ही वो बाहर आया, नित्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उसे सिर से पांव तक देखती चली गई, जिस पर बिहान मजा लेती मुस्कान के साथ धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर मिरर के सामने आकर खड़ा होकर अपने बाल सुखाते हुए खड़ा हो गया। उफ, आप भी ना। नित्या ने फौरन अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिए। क्या हुआ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो उसे मिरर से देखते हुए बाल सुखाते हुए बोला। आपको थोड़ी भी शर्म है या नहीं? इस तरह नंगे आ गए। वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। रियली? पर मुझे तो लगता है कि मैंने हाफ कपड़े पहने हुए हैं। और हाँ, मसला तो तब होता जब पूरे ना पहने हों। जब पूरे ही ना पहने हो। उसकी बात पर नित्या के कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। कितने बेशरम इंसान हैं आप। आपको अब थोड़ी सावधानी करनी चाहिए। प्लीज शर्ट पहन लीजिए, वो मुंह बनाकर बोली। अब ऐसा भी क्या हो गया कि मुझे सावधानी करनी चाहिए? वैसे आपस की बात है। वो उसके बेड पर एक हाथ रखकर उस पर थोड़ा सा झुक गया। वो उसकी खुशबू महसूस करती हुई पीछे हटी। मैं सावधानी ही तो कर रहा हूँ कि हाफ कपड़े पहनकर बाहर आ गया, वरना तो मैं ऐसे ही। प्लीज़ प्लीज़ चुप कर जाइए। वो बुरी तरह झल्ला रही थी, जबकि बिहार उसे बस तंग कर रहा था। वो पीछे हट गया और अपनी ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम में जाकर घुस गया। कमरे में खामोशी महसूस करती हुई नित्या ने धीरे से आंखें खोलीं। बिहान को कमरे में न पाकर वो फौरन उठी और बाथरूम में चली गई, इस डर से कि कहीं फिर से आमना सामना न हो जाए। तुम क्यों परेशान हो रही हो यार? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी पर उस घर में कोई भी ज्यादती नहीं होगी। तो तुम अपने दिल से ये डर निकाल दो। विजय साहब ने प्रिया जी को नाश्ते की टेबल पर परेशान हाल देखा तो कहे बिना न रह सके। आपके लिए ये सब कहना आसान है विजय साहब, लेकिन आप जानते नहीं वो सुनंदा किस तरह की मक्कार औरत है। उसने वहाँ संध्या को नहीं रहने दिया, तो मेरी बेटी को वहाँ कैसे रहने देगी? आप देख लीजिएगा। वो जितनी खामोशी और आसानी से मेरी बेटी को विदा करवा कर ले गई है ना, बहुत जल्द वो विकास भाई और बिहान के दिल में उसके लिए नफरत डालकर उसे वहाँ से निकाल देगी। वो औरत अपने होते वहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिया जी की बात पर विजय साहब के साथ साथ संध्या जी भी गहरी सोच में डूब गई थी, क्योंकि पूरा न सही लेकिन प्रिया जी की बात में वजन जरूर था। देखते हैं, आज रात को रिसेप्शन है, चलेंगे हम सब लोग, फिर ही आगे के मामले तय करेंगे। तुम फ़ोन करो नित्या को, उसका हालचाल पूछो। मोबाइल तो छोड़ गई है, आज जाएंगे तो दे दूंगी ताकि बातचीत होती रहे। उनकी बात पर विजय जी ने हामी भरते हुए दोबारा से नाश्ता करना शुरू कर दिया। चौधरी हाउस में सुबह का नाश्ता भी काफ़ी आलीशान था। नित्या और बिहान एक साथ ही डाइनिंग टेबल पर आए थे। विनोद चौधरी वहाँ पहले से मौजूद थे। उनसे आशीर्वाद लेते हुए दोनों एक साथ बैठ गए। सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल नित्या को विकास जी से ही मिल रहा था, जबकि सुनंदा जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे देख अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए एक बनावटी मुस्कान दे रही थीं। अच्छा भाई, मैं तो निकलता हूँ। दीदी आप देख लीजिएगा, शाम तक सब कुछ रेडी हो जाए। हॉल के अरेंजमेंट मैं खुद देख लूँगा, विकास चौधरी ने उठते हुए कहा। डैड आप रहने दीजिए, सारे इंतजाम मैं खुद देख लूँगा, आप परेशान ना हो, विहान ने फ़ौरन कहा। अरे यार, अपने ही रिसेप्शन की तैयारी खुद करते अच्छे थोड़ी ना लगोगे। मैं हूं ना अपने बेटे की हर खुशी को पूरा करने के लिए। तुम यहीं रहो घर में, अपनी नई नवेली दुल्हन को कंपनी दो। वो बहुत खुशी से बोले थे, साथ ही उन्होंने प्यार भरी नज़र नित्या पर डाली थी। आज मेरी मीटिंग है, मैं अटेंड करके जितनी जल्दी हो सका घर आ जाऊंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें पापा। वो अपनी बात कहते हुए रहस्यमयी नज़रों से नित्या को देखकर बोला। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। और नित्या बच्चे, नाश्ता पेट भर कर करना, झिझकना मत, अब ये आपका ही घर है। वो उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखते हुए साथ में एक चेक भी उसे पकड़ा गए थे। ये क्या है अंकल? वो उलझ गई। शादी की पहली सुबह, ससुर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अंकल ये तो बहुत ज़्यादा है। वो चेक पर लिखी 30 लाख रकम देखकर परेशान हो रही थी, जबकि इस बार बिहान ने उसे बहुत मदहोश नज़रों से देखा था और वो उसकी नज़रों को अपने ऊपर देख नहीं पाई थी। जो लॉकेट उसके गले में है उसकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ है। अगर इसे ये पता चल जाता तो बेचारी तो शायद बेहोश ही हो जाती। ये सोचते हुए वो दिल ही दिल में उसकी हालत का मजा ले रहा था। बेटा ये आपका हक है और मैं खुशी से दे रहा हूँ, अपने पास रखिए। वो ये कहकर जा चुके थे। नित्या ने उलझते हुए बिहान को देखा, जो कंधे उचका कर रह गया। ज़्यादा मत सोचो, विकास का दिल भगवान ने बहुत बड़ा बनाया है। सिर्फ विकास का ही नहीं, उसके बेटे का भी। आप देख लो, जो तुम्हारे गले में लॉकेट है ना, वो बिहान ने ही दिया होगा ना, मुँह दिखाई में।
सुनंदा जी अब तंज करते हुए उसकी तरफ देखने लगी। नित्या ने अचानक ही अपने गले में पहने लॉकेट को छुआ। जी, मुझे ये बिहान ने दिया है, वो बहुत गर्व से बोली। इसकी कीमत जानती हो? उनकी बात पर वो धीरे से मुस्कुराई। तोहफा लेते और देते वक्त कीमत नहीं देखी जाती और हर चीज़ को पैसों में भी नहीं तोला जाता। उसकी बात पर सुनंदा जी कड़वा सा हंस पड़ी। कौन सी दुनिया में रहती हो? इतने महंगे तोहफे कोई यूं ही नहीं देता, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, और जब तुम जैसों की औकात ना हो लेने की तो बाद में ऐसे नखरे नहीं किए जाते। वो उठते हुए तंज कस गई। आप होती कौन है मुझे मेरी औकात बताने वाली? अचानक से नित्या का गुस्ताख अंदाज देखकर सुनंदा जी ने रुककर उसे गहरी नज़रों से देखा। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर का हर फैसला मुझसे पूछ कर होता है। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात की तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने गुस्से से उसे घूरा तो नित्या मजाक उड़ाने वाले अंदाज में धीरे से हंस दी। क्या करेंगी आप? हाँ, मुझे भी संध्या आंटी की तरह इस घर से निकलवा देंगी? साजिश करेंगी? विकास अंकल और बिहान को मेरे खिलाफ भड़काएंगी? वो चलते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डालकर बोली। सुनंदा जी को उसका निडर और बेखौफ अंदाज देखकर थोड़ा सा झटका लगा। तुम अभी बच्ची हो, मैं वो करूँगी जिसकी तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। आपको जो करना है कर लीजिए। इस बार तारीख नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि इस बार बहू नहीं, इस घर से आप जैसी खुदगर्ज बेटी को जाना होगा। नित्या भी जवाब देती हुई बोली। सुनंदा होंठ भींचकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और नित्या अपने कमरे में चली आई तो उसे अपनी नेकलेस का ख्याल आया कि वो नेट पर इसकी कीमत पता करे। लेकिन फिर ख्याल आया कि मोबाइल तो पास ही नहीं था। वो सिर पर हाथ मार कर रह गई। रिसेप्शन का फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर और शानदार तरीके से अरेंज किया गया था। हर बिजनेस कमेटी और रिश्तेदार उस फंक्शन में मौजूद थे। आज दोनों की वाइट ड्रेस थीम थी और उनकी जोड़ी ने 4 चांद लगा दिए थे। ऊपर से नित्या के मासूम चेहरे ने सबको अपनी ओर खींच लिया था और अपने इसी अंदाज से वो बिहान के दिल में भी धीरे धीरे उतर रही थी। अपने दिल में वो हल्की सी हलचल महसूस कर रहा था। अपने नंबर पर आती है कॉल देखकर वो एक तरफ होता हुआ कॉल अटेंड करने लगा कि तभी उसकी निगाह सामने उठी तो जैसे थम सी गई। संध्या जी बहुत ही हसरत से अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थीं। उनकी आंखों में ठहरे हुए आंसू थे और चेहरे पर एक उदास मुस्कान। वो मोबाइल पर कॉल करते हुए उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ दूसरी तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी दोस्त प्रिया जी के साथ ही रहती हैं और उन्हीं के साथ वो यहाँ आई हैं। वहाँ उनके पुकारने पर वो रुक गया। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो 8 साल का था और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। आज किस हक से वो उसे पुकार रही थी? वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो दुखी होते हुए पूछ रही थी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानता। वो अपना रुख फेर गया। उसने ये सब कुछ दिल से कहा था और ये वही जानता था। आज अगर वो एरोगेंट, अकड़ू और मगरूर था तो सिर्फ और सिर्फ ये संध्या जी की वजह से था। सिर्फ यही औरत वजह थी जो उसके बाप से नाराज़गी की सजा उन्हें छोड़ने के साथ साथ उसे भी छोड़कर चली गई थी। बहुत अच्छा कर रहे हो बिहान, मुझ जैसी माँ की यही सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगने या अपना कोई हक जताने नहीं आई, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सज़ा इससे भी बुरी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी बिहान, एक बार पूरी सच्चाई का पता लगा लो। अगर सारा सच जानकर भी तुम्हें लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो हर सज़ा सहने को तैयार हूँ। उनकी बात सुनते हुए एक पल को बिहान बुरी तरह चौंक गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से से हाथ झटकता हुआ वहाँ से चला गया। आज वो अपने किए की जो भी मर्जी दलील देती, सफाई देती, लेकिन बचपन में उसे छोड़ने का जो दुख दे चुकी थी वो चाहकर भी भूल नहीं सकता था और ना ही इसके लिए वो उन्हें माफ़ कर सकता था। एक माँ सब कुछ कर सकती है लेकिन अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती। क्या इशू है? क्यों आई हो यहाँ? बिहान जो रात को हर काम से फ्री होने के बाद कमरे में नहीं आया था बल्कि अपने जिम वाले कमरे में चला गया था, वहाँ नित्या को अंदर आते देखकर गुस्से से बोला, मैं आपको ये लौटाने आई हूँ। वो इस वक्त बिल्कुल सादे कपड़ों में थी। वहीं दूसरी तरफ सामने खड़ा बिहान जिम के आउटफिट में था। उसके बाजुओं के भरे और सख्त मसल्स देखते ही एक पल को नित्या का गला डर से सूख गया। वो पसीने से सराबोर था। उसकी हथेली में अपना दिया हुआ लॉकेट देखकर वो गुस्से से तमतमा उठा। क्या मतलब है इस बात का? कल की कहीं बात समझ नहीं आई थी। वो टॉवल से पसीना पोंछता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाता चला गया। मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती, मैं इसे रख ही नहीं सकती। अगर ये मुझसे खो गया तो इतने महंगे नेकलेस की कीमत चुकाते चुकाते तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। आप प्लीज़ इसे वापस ले लीजिए। वो इस बार मुंह बनाते हुए बोली, पहन लो इसे वापस। वो हुक्म देता हुआ गुर्राया, या तो तुम खुद पहन लो और अगर मैंने पहनाया तो मेरे पहनाने का अंदाज तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
वो 2 कदम और चलता हुआ उसके पास आया तो नित्या ने घबराकर फौरन से नेकलेस पहन लिया, मगर उसकी हुक बंद नहीं हो रही थी। एक तो वो इतना करीब खड़ा था, ऊपर से उसकी नज़रों का फोकस भी उसी पर था, इसीलिए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी बिहान आगे बढ़ा और उसके नेकलेस की हुक बंद कर दी। इस बार उसने उसे छूते हुए कोई भी कमी नहीं की थी। पूरे हक से उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श बिखेर दिया था और नित्या दांत भींच कर रह गई। सुनो। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि बिहान की पुकार पर रुक गई। कैसे पता चला इस नेकलेस की प्राइस? वो थोड़ा उत्सुक था। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ और हाँ, मैं साफ कह रही हूँ, अगर ये मुझसे खो गया तो मैं जुर्माना नहीं भरूंगी, क्योंकि मेरा भगवान जानता है मैंने इसे वापस करना चाहा था और आपने नहीं लिया। वो मुंह बनाते हुए बोली। नित्या उसे बहुत क्यूट लगी। हाँ ये तो है, चलो तुम्हारा हुआ नुकसान तो कर देना, मैं और ले लूँगा। वो बड़े दिल से बोला। मिस्टर बिहान चौधरी, प्लीज़ आप अपने पैसों का रौब मुझ पर मत जमाइए। मेरे ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। मुझे एहसास अट्रैक्ट करते हैं, ये दुनिया की चीज़ें नहीं। वो एक झटके से बालों को पीछे करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उस लड़की में कुछ तो खास बात है। वो भी अपने कंधे झटकता हुआ उसके पीछे ही निकल गया। कुछ देर पहले जो गुस्सा था वो लड़की ने अचानक ही ख़त्म कर दिया था। थैंक गॉड मेरी बेटी सुख और आराम में है। मुझे तो लगा था वो सुनंदा न जाने क्या कर देगी, पर नित्या को खुश और रिलैक्स देखकर एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। सही कह रही हो प्रिया, बेटी के चेहरे पर खुशी के हाव भाव देखकर मेरे दिल को भी सुकून मिला है। बेजे साहब भी सुकून में थे। संध्या जी उनकी बातें सुनते हुए ख्यालों में खो गईं। आज इतने समय के बाद उनकी बिहान से मुलाकात हुई थी। बिहान जैसे ही उनके पास से गुजरा था, उसी पल विकास चौधरी भी संध्या को देखकर उनके पास आ गए थे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ आना चाहिए था, ठंडे अंदाज में कहा गया। मेरे बेटे के बचपन में आपने मुझे उसके सारे हक छीन लिए थे। जब उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है, तब भी आप चाहते हैं कि मैं इस खुशी में शामिल ना रहूं? कोई फ़ायदा नहीं। आप जो कर चुकी हैं ना, अब सिर्फ और सिर्फ दुख और पछतावा बचा है। मेरे बेटे से और उसकी खुशियों से दूर रहिए। वो ठंडे और गैर अंदाज में बोलते उनकी आंखों में आंसू दे गए थे। मेरी भगवान से प्रार्थना है विकास, सच्चाई जल्दी ही आप पर खुल जाए और आपको पता चले कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। लेकिन मेरी भगवान से एक प्रार्थना और भी है कि उस दिन आपको मैं कहीं ना मिलूं और आपके पास मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाए। उनकी आधी अधूरी बात सुनकर विकास चौधरी समझ नहीं पाए, वो उलझ कर रह गए थे। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसका खुलासा अभी तक उन पर नहीं हुआ था? बिहान जो कुछ देर पहले थकान से आंखें बंद की सोने की कोशिश कर रहा था, पास लेटी नित्या की पुकार पर उसे देखने लगा। बात सुनिए, आपने कभी किसी का कत्ल किया है? वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। तुम्हारा दिमाग सही है? आधी रात को सोने के बजाय जगाकर मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हो। प्लीज़ बताइए ना, वो जिद करते हुए बोली। अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और बोली तो तुम्हारा जरूर हो जाएगा मेरे हाथों। वो गुस्से से तड़प कर बोला। प्लीज़, क्या आप मेरी खातिर एक कत्ल भी नहीं कर सकते? अच्छा, किसका करना है बताओ? कैसे मरना पसंद करोगी, गला दबाकर या जहर खाकर? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं। वो सामने दीवार पर छिपकली बैठी है ना, उसे कहीं दूर फेंक दीजिए या उसे ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सामने दीवार पर छिपकली को रेंगते देखकर बिहान ने गहरी सांस भरी थी। तुमसे मिलने आई है, जाओ जाकर मुलाकात कर लो। वो कंधे झटकता हुआ वापस तकिए पर गिर गया। नहीं नहीं प्लीज़, आप इसे मार दें, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे ऐसा ही लगता रहेगा कि ये दीवार से रेंगती हुई ऊपर छत पर आएगी और सीधा मेरे ऊपर गिर जाएगी। वो उसके बाजू पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगी। देखो, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपनी हद में रहो। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। प्लीज़ मार दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। वो उसे लालच दे रही थी। उसकी बात पर बिहान की आंखें चमकने लगीं। सोच लो, अगर अपनी बात से मुकर गई तो। बिहान को अब एक नई बात मिल गई थी। नहीं, मैं नहीं मुकरूंगी, प्रॉमिस। बस इसे हटा दीजिए। वो डर से मिन्नत करने लगी। ठीक है, हटा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी बात याद रखना। अगर अपनी बात से पीछे हटी तो यही छिपकली पैक करके तुम्हारे साथ रात को सुलाऊंगा। वो उसे धमकी देता हुआ उठा, 2 मिनट में छिपकली को भगाकर वापस आ गया। वाह, आप तो सुपर हीरो हैं। वो उसकी तारीफ करते हुए सोने के लिए लेट गई। नहीं, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। अब उठकर बैठो और अब मेरी डिमांड पूरी करो। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। हाँ तो बोलिए, वो भी इतराते हुए बोली। किस्मी। अपने गाल पर उंगली रखते हुए अचानक ही वो ऐसी फरमाइश कर गया कि नित्या दंग रह गई। जल्दी करो, वरना डिमांड बढ़ भी सकती है। अभी तो सिर्फ एक किस की बात कर रहा हूँ, फिर न जाने किसकी गिनती कितनी बढ़ सकती है और कहाँ कहाँ।
उसकी बात सुनते ही वो एकदम से लाल हो गई। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो संध्या आंटी की तरह हूँ, उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मैं उनकी परछाई हूँ। आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो हैरान होती अपने चेहरे की लाली छुपाते बोली। कह भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, बीबी हो मेरी, सबके सामने शादी करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, पूरा हक दे रहा हूँ तो हक ले भी सकता हूँ। और मेरा ख्याल है आज की रात बहुत अच्छी है हक लेने के लिए। वो कहते हुए उसे तकिए पर गिराकर उस पर झुक गया। विहान क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। विहान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसे अचानक इतने करीब की मौजूदगी का एहसास हुआ। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? वो घबराकर गहरी सांस भरते हुए बोली। नित्या उसके इतना करीब आने से बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। वो उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ उसे और उलझा रहा था। वो धीमे से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई। सोच लो, ऐसा ना हो फिर पछताना पड़े। दुश्मन हम अब भी हैं, नित्या ने उसे वार्निंग दी थी। तो अब की बार वो भी मुस्कुरा दिया। मुझे ये दुश्मनी मंजूर है, वो धीरे से कहता, उसके नरम होठों को अपनी पकड़ में लेता, उन पर अपना पहला स्पर्श बिखेरता। उसकी सांसें रोक गया। वो बेखुद होती उसे देखती चली गई, जो गुजरते वक्त के साथ साथ जुनूनी होता जा रहा था। वो क्या ही विरोध करती जब सामने वाला ही जान गया था कि उस लड़की के दिल में भी वही है। काश मोहब्बत छुपाई जा सकती और भरम रह जाता। वो उसे खुद से करीब करता, उसकी नस नस में अपना आप शामिल करता, उसे दहकता अंगारा बना गया था। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो बस कमरे में अब मदहोश सिसकियां और गहरी सांसों की गूंज रह गई थी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मुझे इस लड़की को हर हाल में इस घर से निकालना है। और विशाल, इस समय तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुनंदा जी अपने बेटे से जहर भरे लहजे में कह रही थीं। कैसा साथ चाहिए माँ? वो भी पूरी तरह उत्सुक था। नित्या के साथ जोर जबरदस्ती करो, उसके कमरे में घुस जाओ और अपने दिल का अरमान पूरा करो। अच्छा, और फिर जो बिहान मेरी धुलाई लगाकर अपना अरमान पूरा करेगा उसका क्या? अरे सुन तो लो पूरी बात। बाद में जब पकड़े जाओ तो कह देना कि इसी ने बुलाया था अपने जिस्म की गर्मी मिटाने के लिए। कहना कि पति से गर्मी नहीं उतरी तो बाहर मुंह मार रही है, अपनी माँ की तरह। सुनंदा के शब्दों में तिरस्कार भरा हुआ था। क्या बात है मम्मा, क्या क्या खेल खेल चुकी हो, मुझे भी बताओ। अरे तुम क्या करोगे जानकर? वो अतीत का एक किस्सा था जो अब खत्म हो चुका है। वैसे क्या सच में विहान की माँ को आपने निकलवाया था? अरे अरे चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। वो बहुत बड़ी चाल चली थी, बेइज्जत करवाकर इस घर से निकलवाया था। उसके अपने ही पति ने उसे घर से बाहर कर दिया था कि तभी अचानक दरवाजा खुला और विकास चौधरी अंदर आ गए। सुनंदा के बाकी शब्द उनके मुंह में ही दम तोड़ गए। क्या क्या कहा आपने? वो सब साजिश आपने मेरी बीबी के खिलाफ की? मैंने कैसे यकीन कर लिया आप पर दीदी? वो दर्द से बोले। नहीं विकास, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम से घबरा गई। ऐसा कुछ नहीं। और जो मैंने ये सब सुना अपने कानों से उसका क्या? उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। अब इसमें इतना मुंह बिगाड़ने वाली क्या बात है? वो नुकनुक से तैयार होता बिस्तर पर कंबल में घुसी नित्या को देखता आईब्रो उचकाते पूछ रहा था। वैसे यार आपस की बात है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मान क्यों नहीं लेती? रात को मेरी बाहों में आकर और मेरी मदहोश संगत को महसूस करके बहुत सुकून मिला था तुम्हें। वो उसकी रात की मदहोश सिसकियाँ याद करते हुए शरारत से मुस्कुराया और उसकी बात का मतलब समझकर नित्या शर्म से लाल हुई थी। अपनी शर्म मिटाने के लिए वो एकदम झट से बोली, आप मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब आए। वो धीरे से मिनमिनाते लहजे में बोली, चलो नेक्स्ट टाइम तुम बता देना, मैं तुम्हारी मर्जी से आ जाऊंगा। वो उसे तंग करने से बाज नहीं आया, हरगिज नहीं। अब आप दोबारा मेरे करीब मत आना, आकर दिखाइए फिर आपको बताऊंगी। वो मासूमियत से गुस्सा करती बोली, बताओगी या फिर दिखाओगी? वो एक आंख मारते हुए बोला। नित्या लाल होती उठकर उसके पास आई। कुछ देर पहले उसने संभलने की कोशिश की थी, पर उसकी मासूम हरकतें एक बार फिर बिहान का ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं। आपने अब हद से आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं अंकल से आपकी शिकायत कर दूंगी। अच्छा, और क्या कहोगी अंकल से? वो उसकी गर्दन पर बने लैब बार्ड्स को देखते हुए हंस पड़ा और होंठ दांतों तले दबा गया। आप बहुत बुरे हैं। वो सिर झुकाए बस इतना ही कह पाई। कोई कमी रह गई थी क्या रात को? उसकी शरारती बात पर वो बेहद शर्माते हुए उसे देखने लगी। अगले ही पल वो मुस्कुराया और उसके करीब आकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। जैसा हम सफ़र चाहा था वैसा ही मिला है। वो उसके हल्के से गले लगाते हुए बोला। नित्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी वो और बातें करते कि बाहर नौकरानी के शोर मचाने की आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फौरन बाहर निकल गए। नौकरानी ने उन्हें बताया कि विकास और सुनंदा के बीच जोरदार लड़ाई हो रही है। दोनों तुरंत सुनंदा जी के कमरे की ओर बढ़े, जहां विकास साहब एक कुर्सी पर बैठे थे। क्या हुआ पापा, आप ठीक हैं?
बिहान बोलते हुए उनके पास घुटनों के बल बैठ गया, जबकि नित्या वहां का मंजर समझने की कोशिश कर रही थी। विकास चौधरी ने बिना किसी देर के उसे सारी बात बता दी। वो तो जैसे पत्थर बनकर बैठा रह गया। जो कुछ इस औरत ने मेरी बीवी के साथ किया, अब वही नित्या के साथ करने वाली थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस कदर भी गिर सकता है। इतने सालों में इस औरत ने बहुत कोशिश की कि मैं संध्या को तलाक दे दूं, लेकिन न जाने क्यों मैं इसकी बात मान नहीं सका, जबकि मुझे सच्चाई पता ही नहीं थी। विकास, मेरी बात सुनो। सुनंदा रोने लगी। मत लो मेरा नाम। वो अचानक गुस्से से खड़े हो गए। कितनी बार संध्या आंटी अपने बेटे की खातिर इस घर में आई थी अंकल, यहाँ तक कि वो इनके पैरों में भी गिर पड़ी थी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार उनके बेटे से मिलवा दें। वो बहुत छोटा था और आंटी दिन रात उसके लिए तड़पती थीं। चाहती तो अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती थीं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर नहीं ले गईं। उन्हें लगा कि आप उसके बिना कैसे जिएंगे। उन्होंने हमेशा अपने से पहले आपका सोचा, अपनी खुशियों से पहले आपकी खुशियों को रखा। अपनी ही औलाद की नज़रों में खुद को गिरा लिया। बुरी माँ बन गई, लेकिन आपसे आपके बेटे को जुदा नहीं किया। नित्या की रोती हुई आवाज़ सुनकर विकास चौधरी जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक उनका हाथ अपने दिल की तरफ गया। पापा। उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही बिहान ने अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। कुछ ही देर में सब लोग अस्पताल में थे। नित्या ने फ़ोन पर अपने घर वालों को सारी बात बता दी और उन्हें खबर दी कि विकास चौधरी को हार्ट अटैक आया है। इसीलिए वो फ़ौरन अस्पताल पहुंच गए। कहाँ है विकास? संध्या जी तड़पती हुई आई थी। आज भी उनकी तड़प वैसी ही थी। खतरे से बाहर हैं, लेकिन किसी से मिल नहीं रहे। आप जाइए, शायद आपका ही इंतजार कर रहे हों। नित्या ने संध्या जी का हाथ थामते हुए कहा, जबकि थोड़ी दूरी पर खड़ा बिहान उन्हें हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। पर आज माँ ने उसे नहीं देखा। वो फौरन विकास के बेड की तरफ बढ़ गई। बीबी को सामने देखते ही विकास ने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए, जैसे इश्क और वफा का इकरार कर रहे हों। लेकिन संध्या ने तुरंत उनके हाथ नीचे कर दिए और उन्हें माफ़ कर दिया। वो वाकई बहुत बड़ा दिल लेकर पैदा हुई थी। तभी बिहान और नित्या भी अंदर दाखिल हुए। बिहान माँ के सामने शर्मिंदा सा खड़ा था। नित्या ही उसे हौसला देकर अंदर लाई थी। वो माँ के पास आकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। आज वही जवान मर्द जो अपनी अना और गुरूर में जी रहा था, इस औरत के सामने बच्चे की तरह टूट गया था। पागल, उठो। नीचे क्यों बैठे हो मेरी जान? अपने जवान बेटे को यूं जमीन पर बैठा देखकर वो तड़प गई। माँ बेटा गले लगे तो ऐसा लगा जैसे हर तरफ बाहर आ गई हो। नित्या के साथ साथ उसके माँ बाप के होठों पर भी मुस्कान फैल गई। सच है, जिंदगी को कभी गलतफहमियों की नज़र नहीं करना चाहिए, वरना आखिर में हमारे हिस्से में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। अस्पताल से घर लौटने के बाद माहौल बिल्कुल बदल चुका था। विकास चौधरी ने सबके सामने सुनंदा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वही शक्ति थी जो सच जानने के बाद आती है। सुनंदा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जितनी चालें तुमने चली उसका हिसाब अब ख़त्म हो चुका है। तो बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दो। सुनंदा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो गुस्से और हार के बीच अपना सामान लेकर उस घर से चली गई। घर में पहली बार सुकून की हवा महसूस हो रही थी। शाम को बालकनी में हल्की हवा चल रही थी। संध्या चुपचाप खड़ी थी कि तभी विकास उनके पास आए। इतने साल मैंने तुमसे छीन लिए संध्या, वो धीमे से बोले। संध्या मुस्कुरा दी। अभी भी तो जिंदगी बाकी है ना विकास? विकास ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया, जैसे बरसों से छूटी हुई कोई चीज़ वापस मिल गई हो। दोनों की आंखों में वही पुराना प्यार था, बस वक्त ने उसमें और गहराई भर दी थी। दूर खड़े बिहान और नित्या उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी मोहब्बत को लौटने में देर जरूर लगती है, लेकिन जब लौटती है तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बालकनी में खड़े होकर नित्या और बिहान अपने मम्मी पापा को देख रहे थे। इतने सालों के बाद विनोद और संध्या को एक दूसरे के करीब देखकर नित्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखिए, आखिर उन्हें भी उनका सुकून मिल ही गया। बिहान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर शरारती मुस्कान के साथ नित्या की तरफ झुका। इधर भी थोड़ा सा ध्यान कर लो डियर वाइफ, दिल बुरी तरह तड़प रहा है तुम्हारे करीब आने के लिए। वो धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया। नित्या एकदम से शर्मा गई और नजरें झुका ली। आप भी ना कोई भी वक्त मिल जाए छेड़ने लगते हैं। बिहान हल्के से हंसा और उसे और भी करीब आ गया। क्या करूं, मेरी बीबी है ही इतनी प्यारी। जितना करीब आता हूं तुम्हारे लिए मेरी तड़प उतनी ही बढ़ती जाती है। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे ऊपर। रात को भी प्यासा ही रह गया था। वो अपने और नित्या के बीच गुजरे रात के हसीन पलों को याद करके बोला, आज तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन तरस खाओ यार मुझ पर, इजाज़त दे दो। वो उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बेहद तड़प से बोला तो नित्या ने ऊपर होते हुए उसके लबों पर
अपने लबों का स्पर्श बिखेर दिया और बिहान अंदर तक इस स्पर्श से मदहोश हो गया था। जब बिना इजाज़त के करीब आया था तब तो मरने वाली हो गई थी। अब इजाज़त दी है तो मुझसे शिकायत मत करना। वो एक आंख मारते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। नित्या ने झेंपते हुए उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसके दिल में भी वही मोहब्बत धीरे धीरे गहराती जा रही है, जो कि उनका एक अनमोल खजाना थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।